बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर रिपोर्ट की पेश। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदुहोमा बने राज्य के मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर चल रही छापेमारी अभी भी जारी। अब खबरें विस्तार के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 मिनट बाद ही लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन और भाजपा सांसद विजय सोनकर ने महुआ मोइत्रा पर लगे कैश फॉर क्वेरी आरोप पर रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी सांसदों की अगुवाई में विपक्ष ने सदन में मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। उधर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे इंसाफ का मजाक उड़ाना बताया। थरूर बोले, ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। ऐसा लगता है कि 2.5 मिनट में किसी ने रिपोर्ट तैयार कर दी हो। आरोप लगाने वालों से जरा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। सीधे संसद सदस्य के सस्पेंशन पर पहुंचना वास्तव में अपमानजनक है। मिजोरम में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लालदुहोमा राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। लालदुहोमा ने शुक्रवार सुबह 11 बजे आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति के सामने सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा अन्य 2 नेताओं के समदंगा और वनलाल हनाना ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि लालदुहोमा इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज और कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। मिजोरम में 40 सीटों पर हुए चुनाव में जेपीएम ने 27 सीटें जीती थी। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 10, भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी में विचार मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने बैठक से पहले शुक्रवार को 3 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। इनमें मनोहर लाल, लक्ष्मण और आशा लकड़ा शामिल हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा नए ओबीसी चेहरे पर विचार कर रही है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व के नए चुने गए ओबीसी विधायकों की लिस्ट मांगी गई है। भाजपा ने 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है। ऑब्जर्वर इसमें विधायक दल के नेता यानी सीएम की घोषणा करेंगे। सूत्रों के अनुसार आलाकमान मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर ओबीसी चेहरे की ओर बढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान के बदलने की स्थिति में प्रहलाद पटेल का नाम सबसे आगे है। बिल्कुल नया ओबीसी फेस देने का भी विचार चल रहा है। अगर ओबीसी कार्ड नहीं चला तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी डिप्टी सीएम के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। इधर दिल्ली में डेरा डाले बड़े नेताओं में प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा भोपाल लौट आए हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। वही मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये तय करना पार्टी का काम है। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को राघौरगढ़ जाएंगे। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर विधायकों से रायशुमारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8 बजे पहुंची थी। इस दौरान 1.25 घंटे तक दोनों के बीच चर्चा चली। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों ऑब्जर्वर शनिवार तक रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और नितिन नबीन के साथ तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। शनिवार या रविवार को विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान
किया जा सकता है। बता दें कि दिल्ली में कल दिन भर नेताओं की बैठक होती रही। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा के निवास पर काफी देर तक दोनों के बीच चर्चा हुई। रेणुका सिंह से भरतपुर सोनत सीट से विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम भी चल रहा है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। पर्यवेक्षक घोषित होने के बाद विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इन कार्यक्रमों में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह तीनों राज्यों में होना है, इसलिए इसकी तारीख को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि तीनों ही जगह बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 3 राज्यों झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर बुधवार से चल रही छापेमारी में आयकर विभाग ने अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक कैश जब्त किया है। गुरुवार को नोटों की गिनती जारी रही। आयकर विभाग ने शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोलांगीर कार्यकल से करीब 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा ऑफिस से 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। 500, 200 और 100 रुपए के नोटों की गड्डियां 9 अलमीरा में भरे हुए थे। इनकम टैक्स की झारखंड, ओडिशा, बंगाल में अब तक ये सबसे बड़ी छापेमारी है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिम ओडिशा में सबसे बड़ी देशी शराब निर्माता और विक्रेता कंपनियों में से एक है। आयकर विभाग की 40 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह 6:30 बजे से ओडिशा के बोध, बोलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। बता दें की कार्रवाई अभी भी जारी है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में गुरुवार को 54 साल के एक आदमी ने 17 साल की लड़की पर एसिड फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद भी एसिड पी ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित मामूली रूप से झुलसी थी। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने लड़की के घर के सामने उस पर हमला किया था। आरोपी की पहचान प्रेम सिंह के रूप में की गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रेम सिंह पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप था। इस मामले में वह जेल में बंद था। वह अपने घर पर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 29 नवंबर को अंतरिम जमानत पर बाहर आया था। लड़की ने पुलिस को बताया कि रेप मामले में उसकी मां ने प्रेम सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जेल से बाहर आने के बाद वह लड़की के परिवार को लगातार धमकी दे रहा था। गुरुवार की सुबह 7:30 बजे भी आरोपी ने लड़की को रेप का मामला वापस लेने के लिए धमकी दी थी। लड़की ने अपनी शिकायत वापस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने एसिड पर उससे हमला कर दिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 3 दिसंबर को 2022 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। यहाँ 2022 में एक दिन में 3 रेप केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी की 546 पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 केस दर्ज किए गए हैं, यानी हर घंटे लगभग 51 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2021 में ये आंकड़ा 4,28,278 था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चीफ सेक्रेटरी के कामों या निष्क्रियता का असर चुनी हुई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहने की जरूरत है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें ऐसे विषयों पर चुनी हुई सरकारों के निर्देशों का पालन करना चाहिए जो उनकी कार्यकारी क्षमता के दायरे में आते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 नवंबर को ये फैसला सुनाया था। इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इस बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार की उस याचिका पर आया है जिसमें दिल्ली सरकार ने उनके साथ बिना किसी परामर्श के नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति या मौजूदा चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के कदम का विरोध किया था। नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को केंद्र सरकार को नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की अनुमति दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में बदलाव
नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। बता दें कि आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। 6 दिसंबर से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के लिए ले गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज यानी शुक्रवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। आरबीआई की एमसी में 6 सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और आरबीआई अधिकारी दोनों होते हैं। गवर्नर दास के साथ आरबीआई के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं, जबकि शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंतार वर्मा बाहरी सदस्य हैं। बता दें कि आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक शक्तिशाली टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा। बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होता है तो डिमांड में भी कमी आती है और महंगाई घट जाती है। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है। इससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।